हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं सऊदी अरब का जिक्र करने जा रहा हूँ। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान ने अभी हाल में एक साक्षात्कार में, एक टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में यह बताया कि वह सऊदी अरब में एक टिकाऊ ऊर्जा की तलाश में है, ऊर्जा के स्रोत की तलाश में है और सऊदी अरब को फिर से महानतम बनाना चाहते हैं। 1930 तक का उन्होंने इसके लिए टारगेट सेट किया है। आपको पता होगा कि इनके पिताजी किंग हैं वहाँ के, सलमान साहब, और उन्हीं के ये पुत्र हैं क्राउन प्रिंस सलमान। ये लिखते हैं पूरा मोहम्मद सलमान लिखते हैं अपना नाम। एक्चुअली हम लोग सऊदी अरेबिया के थोड़ा सा इतिहास का भी जिक्र करेंगे संक्षेप में, और वर्तमान स्थिति किस प्रकार से वो उसको महान बनाएंगे और क्यों महान बनाना चाहते हैं, इसका भी जिक्र करेंगे। सऊदी अरेबिया का इतिहास एक्चुअली 1727 में अल सऊद के द्वारा एक छोटे से राज्य, वो पहले डेरिया प्रमुख था, डेरिया आदिवासियों का एक छोटा सा चिफ्टेन था, सरदार था, जो बाद में चल करके उसने एक राज्य का निर्माण किया। तो आप कह सकते हैं मॉडर्न नेशन स्टेट की शुरुआत 1727 में हुई। हालांकि आधुनिक सऊदी अरेबिया की स्थापना 1932 में हुई थी। अब्दुल अजीज ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन इसकी इसकी शुरुआत वास्तव में 1727 से हुई। जो अल सऊद, उसी के नाम पर सऊदी अरेबिया पड़ा भी है। तो इस प्रकार से इसकी शुरुआत 1727 में हुई। उस समय वहाब साहब थे, मोहम्मद इब्न अल मोहम्मद वहाब पूरा नाम था। मोहम्मद वहाब के नाम से जाना जाता है इनको, इब्न अल छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से मोहम्मद वहाब, केवल वहाब कहेंगे। वहाब साहब ने ही जिहाद, वो शादीशुदा व्यक्ति थे, उनके कुछ पुत्र भी थे, लेकिन हम उनका जिक्र नहीं करेंगे। दरअसल वहाब ने ही सऊदी अरब को जिहादियों का अड्डा बनाया। आप सभी लोग पता है कि 632 ईस्वी सन में वहाँ मेक्का से मदीना चले गए थे पैगंबर साहब, और उसी समय उनका देहांत हो गया था। और आपको बता, पैगंबर का मतलब अंग्रेजी में आप कह सकते हैं ओरेकिल, और हिंदी में आप ऋषि कह सकते हैं, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त किए गए ज्ञान को अपने बंदों तक पहुंचाते हैं, यानी लोगों तक पहुंचाते हैं, ईश्वर के बंदों तक पहुंचाते हैं। उसी प्रकार से पैगंबर साहब को नूरा की घाटी में रिविलेशन हुआ, और उन्होंने वहाँ, पहले काबा में कहा जाता है तमाम मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे, उन सबको यूनाइट किया और मूर्ति पूजा के खिलाफ एकत्रित करके एक गॉड का, यूनिटी ऑफ गॉड हेड का संदेश दिया। और इस प्रकार से उन्होंने एक ईश्वर में आस्था रखने की बात को प्रमुखता से उठाया। और 632 में जब उनकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद हिजरी सन की शुरुआत हुई, वहाँ कहा जाता है। और उनके बाद 4 तरह के खलीफा हुए, जो कि पैगंबर साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए। और इनमें पहला जो प्रमुख था वो रशीदुन खलीफा था। वो उसका रशीदुन खलीफा का एक वंश चला। उसके बाद उमैयद खलीफा आए, फिर अब्बासीद खलीफा आए, फिर फातिदीन खलीफा, यानी 4 खलीफाओं की परंपरा चली 1171 तक। 1071 आप 11वीं सदी तक कह सकते हैं, 1071 सॉरी, 11वीं सदी तक। और उसके बाद ये परंपरा धीरे धीरे समाप्त, विलुप्त हो गई, और लोग अपने अपने तरीके से इस्लाम को प्रैक्टिस करने लगे। तो सऊदी अरेबिया में ही ये सारी घटनाएं घटी। वहाब साहब भी नजद एरिया के रहने वाले थे। नजद एरिया सऊदी अरब के 4 उन एरियाज में है जिस जहाँ से, जिनको मिला करके सऊदी अरब का निर्माण किया गया है। अब्दुल अजीज ने इन चारों को मिला करके 1932 में और सऊदी अरब की नींव डाली थी। तो आप कह सकते हैं कि सऊदी अरब में अल सऊद 1727 ईस्वी सन में जो आए थे,
उस समय से आधुनिक किंगडम की शुरुआत हुई है। हालांकि आधुनिक सऊदी अरेबिया का गठन या निर्माण आप कह सकते हैं अब्दुल अजीज ने 1932 में किया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन मक्का और मदीना जैसे पवित्र स्थल सऊदी अरब में ही हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। जहाँ के लोग हज यात्रा पर जाते हैं, जितने भी नमाजी होते हैं, अपने जीवन काल में एक बार हज यात्रा पर जरूर जाते हैं, और ये सऊदी अरब में ही है। सऊदी अरब चूँकि पश्चिम की ओर, इसीलिए पश्चिम की ओर मुस्लिम लोग खड़ा होकर के कोई शपथ लेते हैं या नमाज पढ़ते हैं। चूँकि ये बहुत ही पवित्र स्थल हैं, मक्का और मदीना पैगंबर साहब के जीवन काल से जुड़े हुए हैं, इसलिए सऊदी अरब का और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कहा जाता है वर्ष 2004 में जब अबू बकर अल बगदादी के गुरु अबू अबू अल जरकावी का उदय हुआ, जिसने आईसिस की इस्लामिक स्टेट इन सीरिया एंड इस्लामिक स्टेट इन सीरिया, ईरान एंड सीरिया, सॉरी इराक एंड सीरिया, आईसिस, आइसिल कहा जाता है, लेवंत भी कहा जाता है। लेवंत का मतलब खुरासान होता है, यानी समूचे इस्लामिक वर्ल्ड से होता है, तो आइसिल भी कहते हैं इसको। तो अबू बकर अल बगदादी, जो कि सऊदी के रियाद विश्वविद्यालय से ही एमए पीएचडी था इस्लामिक स्टडीज में, उसके गुरु अबू अल जरकावी ने 1904 में 2004 में इसकी स्थापना किया था। आइसिस की, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया की स्थापना किया था, जिसे बाद में चल करके आइसिस और आइसिल दोनों नाम से जाना जाने लगा। और अबू बकर अल बगदादी, जो कि उनका गुरु शिष्य था, उसने खुरासान की कल्पना की। खुरासान में भारत में गुजरात भी आ जाता है, यानी पश्चिम के अधिकांश हिस्से खुरासान के हिस्से बन जाते हैं, जिसमें गुजरात प्रमुखता से आता है। ऐसा अबू बकर अल बगदादी ने कल्पना किया था। अबू बकर अल बगदादी ने खुद को खलीफा घोषित कर लिया था और खुरासान के कल्पना को साकार करने की कसम खाई थी, लेकिन वह अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया था। आपको हम बता दें, आपको हम बताते चलें कि अबू बकर अल बगदादी की मृत्यु के बाद वहाँ एक से एक लीडर आए, लेकिन कोई भी अबू बकर अल बगदादी के कद का नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में, आईसिस वहाँ से भले ही दूसरे अफगानिस्तान वगैरह या सीरिया वगैरह में सक्रिय रहा हो, लेकिन वह अबू बकर अल बगदादी के कद के नहीं हो पाए। अबू बकर अल बगदादी के मृत्यु के बाद वह स्थान रिक्त हो गया। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं सऊदी अरेबिया, जो कि जिहाद जिसको अब्दुल वहाब ने चलाया था सऊदी अरब में, जो कि नजद एरिया का रहने वाला था, नजद क्षेत्र का रहने वाला था। कहा जाता है जिहाद की परंपरा उसी ने शुरू किया था, यानी जो जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं, जिन्हें जिम्मी कहा जाए, प्रोटेक्टेड हिंदूज अंग्रेजी में बनाया गया है, हिंदुओं के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मेरा मानना है जिम्मी में वो सभी धर्म संप्रदाय के लोग आ जाते हैं जो इस्लाम में आस्था नहीं रखते। उन सभी के लिए एक्चुअली जिम्मी का प्रयोग किया जाता है। जिजिया कर लगाने की व्यवस्था उन्हीं पर है, जो लोग इस्लाम को नहीं मानते, जो औरंगजेब ने लगाया था और जिसे उसके वंशज ने हटा दिया था, या उसके पहले अकबर ने हटा दिया था। तो कहा जाता है कि जो सऊदी अरब है वो जिहाद का गढ़ बन, जिहाद का मतलब जो विधर्मी हैं यानी इनफाइडल हैं, यानी जो इस्लाम धर्म में आस्था नहीं रखते, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार इस्लामिक धर्मगुरु को होगा, और इस्लामिक धर्मगुरु उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब यह है उनका सर तन से जुदा भी किया जा सकता है। जिहाद को अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या की गई है। जिहाद का हालांकि वास्तविक मतलब होता है कि जो इस्लाम में आस्था नहीं रखने वाले लोग हैं, उन लोगों के विरुद्ध एक्शन लेना राज्य द्वारा। लेकिन किसी भी इस्लामिक धर्मगुरु के आदेशानुसार इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति जिम्मियों के विरुद्ध हथियार उठा सकता है। इसको भी जिहाद कहा जाता है। जिहाद की अलग अलग व्याख्या की गई है।
बहरहाल जो भी है, लेकिन मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि खलीफाओं के काल में जो 4 रशीदुन, उमैयद, अब्बासिद और फातिदीन 4 खलीफाओं की जो परंपरा रही, उस समय तक तो पैगंबर साहब के पद चिन्हों पर ही चला गया। उसके बाद इसमें तमाम तरह के नए नए डेवलपमेंट होने लगे, जैसे ट्रिपल तलाक वगैरह कहा जाता है, भारत में 18वीं सदी में आया। दूसरे शब्दों में, यहीं बगल में पड़ोस में आपके पाकिस्तान और बांग्लादेश है, वहाँ ट्रिपल तलाक की व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारत में तलाक बिद्दत की व्यवस्था शुरू हो गई। ये सब बाद की डेवलपमेंट है। ये पैगंबर साहब के नाम से इसको जोड़ना ठीक नहीं है। पैगंबर साहब ने तो बहुत ही प्योर तरीके से, शुद्ध तरीके से उन्होंने धर्म को एक दूसरे को जोड़ने वाला, इसीलिए एक एक गॉड की कल्पना किया। वो अपनी जगह पर एकदम सही थे, वो अपनी जगह पर बिल्कुल गलत नहीं थे। उन्होंने इंसान को इंसान से जोड़ने की वकालत किया। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि भाई जिहाद करो, जो लोग इस्लाम में विश्वास नहीं रखते हैं उनको मारो काटो, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। तो इस प्रकार से सऊदी अरब का हम इस समय वर्तमान में इतिहास बताते हैं। 1932 में वर्तमान सऊदी अरब की स्थापना की गई। सऊदी अरब में अब्दुल अजीज के बाद भी कई शासक हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि फहद के समय में मॉडर्नाइजेशन की, यानी अब्दुल अजीज के कई पुत्र थे, उसमें फहद के समय में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। सऊदी अरब के 60 के दशक में फहद आए थे। उसके बाद 2005 में किंग अब्दुल्ला वहाँ के सम्राट बने सऊदी अरब के। उनकी मृत्यु संभवतः 2015 में हो गई थी। उसके बाद से प्रिंस सलमान के पिता जो किंग सलमान है वो आए, और अभी तक वो हैं। उन्हीं के पुत्र हैं प्रिंस सलमान, क्राउन प्रिंस सलमान, जो कि अगले राजा होंगे सऊदी अरब के। हालांकि सारा कामकाज यही देखते हैं। तो इस प्रकार से सऊदी अरब का संक्षिप्त आपको इतिहास बताया, और आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि सऊदी अरब को 2030 तक कैसे ग्रेट बनाएंगे। दरअसल प्रिंस सलमान की कल्पना ये है, या उनका सोचना ये है, कि जो समुद्र से लगा हुआ हिस्सा, जहाँ तेल के विपुल भंडार पाए जाते हैं सऊदी अरब में, आपको सभी लोगों को पता होगा कि कच्चा तेल सेडिमेंट्री रॉक, यानी अवसादी शैलों के बीच में जो पशु फंस गए, जैसे व्हेल मछली जैसे बड़े बड़े जो विशाल समुद्री प्राणी हैं फंस गए थे, उन्हीं के वसा से जो तेल निकलता है वही कच्चा तेल कहलाता है। उसी को रिफाइन करके चाहे आप डीजल बनाइए, चाहे एरोसोल बनाइए, चाहे मिट्टी का तेल निकालिए, कुछ भी करिए। दूसरे शब्दों में सऊदी अरब एक ज़माने में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा तेल प्रोड्यूसर था, बाद में चल कर के वो नंबर 1 का हो गया। उसकी कंपनी आरामको, उसकी एक कंपनी आरामको जो कि वहाँ के सऊदी राजघराने की कंपनी है, तो वही कच्चे तेल के व्यापार में मुख्य रूप से शामिल है। तो उसने करीब करीब नंबर 1 बना ही दिया सऊदी अरब को तेल उत्पादन करने के मामले में। अमेरिका पिछड़ गया। बाद में जब अमेरिका में कैलिफोर्निया के नज़दीक तेल के विकल्प के रूप में वहाँ विपुल भंडार मिल गए, तेल का विकल्प मिल गया, तो सऊदी अरब पर उसकी कम हो गई, उसकी निर्भरता कम हो गई, और इस प्रकार से सऊदी अरब धीरे धीरे उससे थोड़ा सा दूर भी हुआ। बीच में सऊदी अरब और अमेरिका एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, लेकिन कुछ मामलों को लेकर, खास करके सऊदी अरब के द्वारा जैसे इराक में सद्दाम हुसैन, जो कि खुद एक सुन्नी थे, उनके विरुद्ध अमेरिका ने एक अभियान छेड़ रखा था। उस मामले में सऊदी अरब इराक में थोड़ा खामोश रहा, थोड़ा कम मुखरित रहा। इस वजह से कि अमेरिका से उसकी नज़दीकी थी, और बाद में धीरे धीरे करके दरअसल इराक के मुद्दे पर अमेरिका और सऊदी अरब जो एक दूसरे करीब आए थे। जैसे जैसे अमेरिका की निर्भरता सऊदी अरब पर कम होती गई, वैसे वैसे सऊदी अरब और अमेरिका के बीच डिफरेंसेस भी बढ़ते गए, और इस प्रकार से सऊदी अरब अमेरिका का भी करीबी है वो, लेकिन उतना कर नज़दीकी नहीं है
जितना पहले हुआ करती थी। तो इस प्रकार से सऊदी अरब धीरे धीरे अमेरिका के चंगुल से खुद को बाहर लाने की कोशिश करने लगा। अभी सबको पता है कि भाई सऊदी अरब में जो तेल के भंडार हैं इनकी एक सीमा के बाद ये खत्म हो जाएंगे। इसलिए सऊदी अरब को महान बनाने के लिए वहाँ के प्रिंस सलमान दो चीज़ों पर काम कर रहे हैं। पहला चीज़ तो ये है कि भाई लिथियम के विपुल भंडार जो कि तेल निकालने वाले कुओं के पास ही मिले हैं, समुद्र के किनारे मिले हैं, उनको ऊर्जा का विकल्प बनाया जाए। और दूसरा ये है पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। पर्यटन के लिए यूएई की तर्ज पर वो खुद काम कर रहे हैं कि भाई यूएई की तर्ज पर ऐसे शहरों का विकास किया जाए जो पर्यटन के बहुत बड़े केंद्र बन सकें। और इसके लिए वो उन इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं जो पर्यटन के लिए मुफीद हो सकते हैं, उपयोगी हो सकते हैं। इस प्रकार से सऊदी अरब के जो प्रिंस सलमान हैं वो सऊदी अरब को फिर से महान बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि भाई ऐसा है, कच्चे तेल का जो भंडार है जिसमें इस समय कहा जा रहा है रूस नंबर 1 पर है, और गैस के मामले में सऊदी अरब छठे नंबर पर विश्व में आ गया है। गैस का गल्फ कंट्री से सबसे बड़ा सप्लायर भारत के लिए तो कतर है, जो 70% गैस की आपूर्ति करता है। कहा जाता है कतर में ही गैस के सबसे बड़े भंडार भी हैं। तो खैर सऊदी अरब जिसके फॉर्चून की कीमत लगाई है 1.4 ट्रिलियन US डॉलर, 15,000 सऊदी अरब राजकुमार परिवार में सऊदी अरब राज परिवार में 15,000 लोग हैं, और 1 फिर भी इनकी आबादी के हिसाब से बहुत पैसा 1.4 1.4 ट्रिलियन US डॉलर के बराबर सऊदी अरब राज परिवार की हैसियत है। उसका एसेट वैल्यू है जो कि ब्रिटेन के राजघराने की तुलना में 16 गुना अधिक है। दूसरे शब्दों में सऊदी अरब के पास बहुत पैसा है और सऊदी अरब के राजकुमार इस मामले में बहुत आगे हैं कि भाई उनके पास इतना विपुल लिगेसी, इतनी बड़ी लिगेसी है, इतना बड़ा भंडार है पीछे उनके अपने पिता के बाद जो कि उनको मिलेगा। चूँकि सऊदी अरब में भी बड़े लड़के को यानी प्राइमोजेनिचर की व्यवस्था, बड़े लड़के को ही राजा सक्सेसर बनाया जाता है, उत्तराधिकारी बनाया जाता है। तो भले इनके छोटे भाई हैं लेकिन ये बड़े भाई होने की वजह से यही अगले राजा होंगे और यही सारे फैसले ले भी रहे हैं। वास्तव में यही सऊदी अरब को आगे बढ़ाने की दिशा में काम भी कर रहे हैं। इनके पिताजी तो काफ़ी ओल्ड हो गए हैं, वो एक तरह से कैद ही रहते हैं घर में लंबे समय तक, असली काम तो यही करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में भी यही सक्रिय हैं, इसीलिए टर्की से भी इनके मतभेद हैं। खैर हम लोग अपने टॉपिक पर ही रहते हैं। 2030 तक लिथियम को कच्चे तेल के विकल्प के रूप में विकसित कर और पर्यटन का विकास कर ये सऊदी अरब को विश्व की महानतम सभ्यता बनाना चाहते हैं। इसी वजह से इन्होंने कट्टरपंथ को छोड़ा भी है, थोड़े से उदारवादी अप्रोच को लेकर के चलते हैं, उदारवादी विचारधारा को लेकर के चलते हैं ताकि दुनिया के पर्यटकों को अट्रैक्ट किया जा सके। और यूएई की तर्ज पर ये सऊदी अरब को पर्यटन का हब बनाना चाहते हैं, पर यूएई से बल्कि बढ़ाना चाहते हैं। इनकी कंपनी आरामको भी इस मामले में लगी हुई है कि भाई सऊदी अरब को कैसे ग्रेट बनाया जाए। उसी ने लिथियम की जानकारी प्रिंस सलमान को उसी ने दिया था। जो समुद्र के किनारे जिनके तेल के कुएं हैं उसी पास लिथियम का विपुल भंडार भी है। यानी सऊदी अरब को महान बनाने के लिए जो प्राकृतिक संसाधन होना चाहिए था वो सब इनके पास है। सऊदी अरब में तेल की खोज सबसे पहले 1927 में की गई थी। 1932 में जब अब्दुल अजीज ने सऊदी अरब को आधुनिक सऊदी अरब की स्थापना किया, एक स्वतंत्र किंगडम के रूप में, एक सॉवरेन किंगडम के रूप में। तो उस समय वो तेल के मामले में काफ़ी हद तक सऊदी अरब के पास तेल का भंडार मिल गया था। तेल के मामले में सऊदी अरब काफ़ी आगे निकल चुका था, चूँकि 1927 में ही इसकी खोज की जा चुकी थी और सऊदी अरब में ही की गई थी।
एक्चुअली गल्फ कंट्री में सऊदी अरब पहला ऐसा देश है जहाँ की तेल के विपुल भंडार की खोज की गई और परिवहन क्रांति की वजह से तेल की डिमांड बढ़ती चली गई और सऊदी अरब लगातार तेल बेचकर महान होता गया। लेकिन तेल तो कच्चा तेल का भंडार है, तो कम होगा ही होगा। ऐसा था नहीं, आए दिन तेल बन रहे हैं पृथ्वी के गर्भ में, तो जाहिर है उसके विकल्प के रूप में लिथियम का भंडार यदि मिल जाता है सऊदी अरब को, जैसा कि सऊदी प्रिंस सलमान ने कहा है, तो सऊदी अरब को महान बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा।